गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाँ ठीक है, मैं 2-3 दिनों से आपका क्लास नहीं ले रहा था, वीडियो नहीं बना पा रहा था। वो क्या है ना, गया था मैं BSSC CGL 3 का एग्ज़ाम के लिए, उनके प्रश्न पत्र से मिलने के लिए गया था। बट जिनसे मिलने के लिए मैं गया परीक्षा भवन में, वो तो बाहर घूम रहा था। मेरे शिफ्ट का भी प्रश्न पत्र बाहर घूम रहा था, और जो सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न पत्र था वो भी बाहर घूम रहा था। खैर कोई बात नहीं, बट गुड न्यूज़ है कि वो प्रश्न पत्र को कैंसिल कर दिया गया और हमें दोबारा से मौका मिला कि हम BSSC CGL 3 का फिर से ठीक से तैयारी कर पाएँ। खैर छोड़िए, ये सब तो मैट्रिक इंटर से ही चलते आ रहा है। सब लोग क्वेश्चन ही खोज रहे हैं। किसी से भी पूछिए ना कि क्वेश्चन चाहिए क्या, लोगे क्या, हाँ हाँ, दोनों उधर कोने में जाके बात करेगा वो क्वेश्चन के लिए। और अभी क्वेश्चन आउट होने पे हंगामा करता है, क्वेश्चन आउट हुआ है। कौन कौन है जो चाहता है कि क्वेश्चन आउट नहीं हो? पता नहीं, मुझे ऐसा कोई अभी तक मिला नहीं। सब लोग चाहते हैं कि क्वेश्चन आउट हो, तो होगा ही, तो सबका इच्छा है। चलिए, आज है 27 दिसंबर है, और ये विटामिन और खनिज का जो है, मिनरल्स का, ये हमारा सेकंड नंबर वीडियो होगा। तो इसको शुरुआत करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट है। तो ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आज के फर्स्ट क्वेश्चन यानी 87 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? करौंदा। करौंदा एक आवृत बीजी पौधा होता है जिसके फल में विटामिन सी तथा लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी घाव भरने में उपयोगी होता है तथा लौह पदार्थ हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। निम्न निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए: कैल्शियम, लौह, सोडियम। उपर्युक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आंसर है डी 1, 2 और 3, कैल्शियम, लौह, सोडियम। खनिजों से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए इसकी आवश्यकता होती है। रक्त में पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम तथा लौह का समुचित अनुपात हृदय की गति तथा अन्य चिकनी मांसपेशियों को उत्तेजित करने एवं उनमें संकुचन की क्रिया संपन्न करने के लिए आवश्यक है। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन। पालक के पत्तों में सर्वाधिक मात्रा आयरन की होती है। आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइम का घटक है। शरीर में लौह की कमी हो जाने से अरक्तता हो जाती है तथा शरीर का सुरक्षा तंत्र भी दुर्बल हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन लौह का अच्छा स्रोत है? वही पालक जो है लौह का अच्छा स्रोत है। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। हरी सब्जियों में लौह का सर्वाधिक अंश हरी सब्जियों में पाया जाता है। इसके अलावा मांस, अंडा, फलियां, अनाज भी इसके प्रमुख स्रोत हैं। यह हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइम का घटक है तथा शरीर में इसकी कमी हो जाने से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है। एमाइलोज का। चावल में दो प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं। एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन। सामान्यतः चावल की लंबे दाने वाली किस्मों जैसे बासमती में एमाइलोज अधिक मात्रा में पाया जाता है। मध्यम तथा छोटे दाने वाली चावल की किस्मों में एमाइलोपेक्टिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? लैक्टोज। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली एक प्राकृतिक शर्करा है। यह एक डाइसैकेराइड शुगर है। यह गैलेक्टोज तथा ग्लूकोज से व्युत्पन्न होता है और इसकी हल्की मिठास का कारण है। दूध में विद्यमान सैकेराइड है। लैक्टोज। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? लैक्टोबैसिलस। दूध लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब या खट्टा होता है। यह एक अति महत्वपूर्ण जीवाणु होता है जो कि पाचक नाल में पाया जाता है।
ये मिल्क शुगर को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। दूध से दही, छाछ तथा पनीर निर्माण का कार्य लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ये जीवाणु शरीर में कोलेस्ट्रॉल को सामान्य बनाए रखने में सहायक होते हैं। ध्यातव्य है कि ये जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले सूक्ष्म किस्म के जीव हैं, जिनमें अविकसित केंद्रक पाया जाता है। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया द्वारा। दूध में कैसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। इसी प्रोटीन के कारण दूध सफ़ेद रंग का होता है। दही का निर्माण लैक्टिक अम्ल के बैक्टीरिया तथा कैसीन के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न की उपस्थिति से है। कैरोटीन। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण कैरोटीन की उपस्थिति है। कैरोटीन हाइड्रोकार्बन होता है, जिसका सूत्र C40H56 है। ध्यातव्य है कि दूध एक विजातीय पदार्थ है, जिसमें वसा, प्रोटीन, लैक्टोज, खनिज पदार्थ तथा अन्य अवयव या तो घोल या निलंबन या पायस के रूप में सदैव द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? कैसीन के साथ कैरोटीन। दूध में कैसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। इसी प्रोटीन के कारण दूध सफ़ेद रंग का होता है। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण कैरोटीन की उपस्थिति है। कैरोटीन हाइड्रोकार्बन होता है, जिसका सूत्र C40H56 है। दूध का सफेद रंग होता है। कैसीन से। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? 7.2%। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा 7.2% होती है, जबकि गाय के दूध में औसत वसा की मात्रा 3.5 to 4.0% होती है। इसके अलावा दूध में प्रोटीन, खनिज लवण, लैक्टोज इत्यादि मुख्य अवयव पाए जाते हैं तथा दूध का पीला रंग दूध में मौजूद कैरोटीन के कारण होता है। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेज मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? इसका व्याख्या है, अनेक स्तनियों के जठर रस में दुग्ध प्रोटीन्स के पाचन हेतु रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। मानव के जठर रस में इसकी उपस्थिति संदिग्ध है। संभवतः शिशुओं में जठर रस में यह होता है, किंतु वयस्कों के जठर रस में नहीं होता। वयस्कों में दुग्ध प्रोटीन्स के पाचन का श्रेय पेप्सिन नामक एंजाइम को ही दिया जाता है। सामान्यतः रेनिन और लैक्टेस एंजाइम मानव शरीर में 2 या 3 वर्ष की आयु में क्षीण होना शुरू हो जाते हैं और 6 से 15 वर्ष की आयु के मध्य पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। रेनिन। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है, जो दूध की घुलनशील प्रोटीन कैसीन को अर्ध ठोस एवं कम घुलनशील कैल्शियम पैराकैसिनेट में परिवर्तित कर दूध को दही के रूप में जमा देता है। शिशुओं में जठर रस में यह पाचक एंजाइम होता है, किंतु वयस्कों के जठर रस में यह नहीं होता है। कैसीन दुग्ध होता है। प्रोटीन। कैसीन एक फॉस्फोप्रोटीन्स है, जो कि दूध में पाया जाता है। फॉस्फोप्रोटीन्स फॉस्फेट समूह में संयुक्त प्रोटीन्स होते हैं। दूध का धवल रंग कैसीन की उपस्थिति के कारण ही होता है। दूध में एल्बुमिन नामक एक अन्य प्रोटीन भी पाया जाता है। ध्यातव्य है कि दूध पूर्ण आहार है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 3.3% पाई जाती है। दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है? कैसीन। निम्न में कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? कैसीन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही वाला पढ़ देते हैं, एक को छोड़ के बाकी सब सही है। एड्रीनेलिन हार्मोन, थायमिन विटामिन, केरेटिन प्रोटीन, सैक्रिन कार्बनिक यौगिक,
कृत्रिम मिठास के लिए प्रयुक्त, एड्रीनेलिन हार्मोन, थायमिन, विटामिन, कीरेटिन, प्रोटीन। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। प्रोटीन से शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। प्रोटीन वृद्धि तथा मरम्मत के लिए आवश्यक होती है। प्रोटीन्स अमीनो अम्लों की यौगिक होती है, अर्थात अमीनो अम्ल इनकी संयोजक इकाइयाँ या एकलक होते हैं। प्रकृति में लगभग 500 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इनमें से केवल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ही प्रोटीन्स के एकलक होते हैं, जो कि मुख्यतः अनिवार्य तथा अनिवार्य दो प्रकार के होते हैं। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस किस कमी के कारण होती है? प्रोटीन प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। प्रोटीन में इन तत्वों के अतिरिक्त आंशिक रूप से गंधक, जस्ता, तांबा तथा फास्फोरस भी उपस्थित होता है। ये जीव द्रव के मुख्य अवयव हैं एवं शारीरिक वृद्धि तथा विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक हैं। प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशियों तथा हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी कमी से मानव शरीर की वृद्धि धीमी होती है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है ए 2413। विटामिन B12 कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन लोहा, क्लोरोफिल मैग्नीशियम, पीतल तांबा। विटामिन B12 कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन लोहा, क्लोरोफिल मैग्नीशियम, पीतल तांबा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? डी सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। क्लोरोफिल मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन, आयरन, खाने का नमक, सोडियम। क्लोरोफिल मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन, आयरन, खाने का नमक, सोडियम क्लोराइड, कपड़े धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर है ए 2413। इसका सिर्फ व्याख्या ही पढ़ देते हैं। विटामिन B12 कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन लौह, आयरन, क्लोरोफिल मैग्नीशियम, चैल्कोपायराइट तांबा, कॉपर। सूची 1 एवं 2 का मिलान करें एवं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर प्राप्त करें। आंसर है बी 4351। विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। 4351। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। विटामिन B1 को थायमिन भी कहते हैं। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन तथा विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म नहीं सुमेलित है? सही सुमेलित है, सही विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट है, कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है? तो गंधक सूक्ष्म तत्व नहीं है। सूक्ष्म तत्व है कौन? लोहा, जस्ता, मैग्नीज। सूक्ष्म पोषक तत्व वे होते हैं जिनकी आवश्यकता जीवन भर किंतु बहुत कम मात्रा में पड़ती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में लोहा, कोबाल्ट, क्लोरीन, तांबा, मैग्नीज, निकेल, जस्ता और मोलिब्डेनम आदि शामिल हैं, जबकि सल्फर या गंधक एक दीर्घ या बृहत पोषक तत्व हैं, अतः यह सूक्ष्म तत्वों की श्रेणी में नहीं आता। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? वही जो दूध में नहीं पाया जाता है, विटामिन सी। पपीते में मुख्यतः विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पपीता विटामिन ए, विटामिन B1 एवं B2 का भी एक स्रोत है, परंतु इसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है।
निम्न में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? दूध। दूध में विटामिन ए नहीं होता है। आम, गाजर, पपीता, ये पीला कलर का होता है, उसमें विटामिन ए है। आम, पपीता एवं गाजर विटामिन ए के प्राकृतिक स्रोत हैं, जबकि दूध विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। दूध में विटामिन ए अत्यंत अल्प मात्रा में पाया जाता है। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित है। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो कि त्वचा में उपस्थित होता है। यह केराटिन एक प्रकार है जो कि जल में अघुलनशील एवं संरचनात्मक तथा तंतुवत होते हैं। सींग, नाखून, खुर, बाल इत्यादि में भी अल्फा केराटिन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? कपास प्रोटीन नहीं है, बाकी सब प्रोटीन है। केस या बाल, लूता रेशम, स्पाइडर सिल्क और खुर ये प्रोटीन है। कपास एक मुलायम रोएदार स्टेपल रेशा होता है जो कपास के पौधे के बीजों के चारों ओर एक संरक्षण आवरण में विकसित होता है। यह लगभग पूरी तरह सेलुलोज का बना होता है। केस या बाल, लूता रेशम, स्पाइडर सिल्क और खुर मुख्यतः प्रोटीन के बने होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन 4 नाइट्रोजन। नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर है डी 1, 2, 3, 4। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्रोटीन में विद्यमान होते हैं। प्रोटीन्स के संयोजन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें गंधक, फास्फोरस, आयोडीन तथा लौह आदि के अंश भी प्रायः होते हैं। प्रोटीन्स एमिनो अम्लों की यौगिक होती हैं, अर्थात एमिनो अम्ल इनकी संयोजक इकाइयाँ या एकलक होते हैं। प्रकृति में लगभग 500 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? अवरक्त किरण प्रोटीन को विकृत नहीं करता है। उष्मा, एक्स किरणें, भारी धातु लवण आदि प्रोटीन को विकृत करते हैं, जबकि अवरक्त किरणें प्रोटीन को विकृत नहीं करती हैं। एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा नहीं सही है? तो आंसर है सी, ए और 1 और 2 दोनों। ये जैव उत्प्रेरक हैं। कौन? एंजाइम। एंजाइम शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। इसका व्याख्या है, एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं जो वैशिष्ट जैविक क्रियाओं को अति उच्च दर से संपन्न कराते हैं। एंजाइमों के बिना जैव प्रक्रियाएं अति मंद दर से होती हैं। सामान्यतः एंजाइम उसी स्थान पर कार्य करते हैं जहां वे उत्पन्न होते हैं, जबकि हार्मोन अपने उद्गम स्थान से अलग स्थान पर अपना कार्य संपादित करते हैं। तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं। वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतर होते हैं। प्रोटीन त्वचा, मांसपेशियों तथा हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी कमी से मानव शरीर की वृद्धि धीमी हो जाती है। वृद्धों में तरुणों की अपेक्षा प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। समान क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है। डी 45 ग्राम। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा 45 से 46 ग्राम, वसा की मात्रा 20 ग्राम तथा कैल्शियम एवं आयरन की मात्रा क्रमशः 400 मिलीग्राम और 300 मिलीग्राम होती है, जबकि गर्भवती महिला और बच्चे को दूध पिलाने वाली महिला को इससे अधिक मात्रा में दैनिक आहार की आवश्यकता होती है। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 70 ग्राम। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन कुल आहार का
10% से 15% भाग प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यह मात्रा प्रतिदिन 65 ग्राम से 70 ग्राम है। बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं? 1, 2 और 3 सही है। वह कम मोटा होता है, उसमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है, उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं। माँ का दूध मदर्स मिल्क बोतल के दूध की अपेक्षा कहीं अधिक गुणकारी होता है, क्योंकि इसमें जहाँ एक और बच्चे को अधिक विटामिन एवं प्रोटीन की प्राप्ति होती है, वहीं दूसरी ओर बच्चे में रोग का प्रतिरोध करने की क्षमता भी अधिक होती है। लैक्टोज, जिसे दुग्ध शर्करा कहते हैं, की सर्वाधिक मात्रा मानव माता के दुग्ध में होती है। माँ के दूध से बच्चे की लंबाई में और सामान्य वृद्धि नहीं होती है। माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। लौह का अभाव होता है। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें लौह पोषक तत्वों का अभाव होता है। दुग्ध स्रवण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे प्रथम स्तन्य या खीस कहते हैं। इसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षी तत्व समाहित होते हैं, जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए अति आवश्यक होते हैं। कोलोस्ट्रम अथवा खीस में शिशु के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जिंक, कैल्शियम, विटामिन ए, B6, B12, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि प्रचुर मात्रा में होता है। स्टार्च है एक पॉलीसैकेराइड। ये वाला पेज तो बहुत ही ज़्यादा धुंधला है, तो इस पेज को छोड़ दें। 129 से शुरू कर सकते हैं इसको। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। इसके सर्जन में कैल्सीफेरोल पाया जाता है। जंतुओं में दो सक्रिय विटामिन डी होते हैं, कोली कैल्सीफेरोल तथा ऑर्गो कैल्सीफेरोल। कोली कैल्सीफेरोल का संश्लेषण स्वयं जंतु शरीर में होता है, किंतु इसकी प्रक्रिया जटिल होती है। ऑर्गो कैल्सीफेरोल का संश्लेषण सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से ऑर्गोस्ट्रोल नामक पदार्थ से यीस्ट कोशिकाएं करती है। विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है? कैल्सीफेरोल। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? पहला गलत है, बाकी सही है। विटामिन ए यानी रेटिनॉल के अभाव के कारणवश त्वचा शुष्क तथा सल्की हो जाती है। जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों में से एक है। विटामिन B1 थायमीन के अभाव में हृदयाघात हो सकता है। दूध में विटामिन B1, B2, नियासिन, B6, B12 आदि पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किससे कुपोषण होता है? डी 1, 2, 3। अति पोषण से, अल्प पोषण से, असंतुलित पोषण से। कुपोषण की स्थिति असंतुलित पोषण अर्थात अल्प पोषण या अति पोषण के कारण उत्पन्न होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है बी 1, 2 और 4। मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए। आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता रोग उत्पन्न होते हैं। मानव शरीर की कोशिकाएं केवल आवश्यक वसीय अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती। नेक्स्ट, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? ओमेगा 3 वसीय अम्ल। वाओ, अलसी जो है ओमेगा 3 वसीय अम्ल का प्रचुर स्रोत है। ये तो ब्रेन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अलसी या तीसी समशीतोष्ण प्रदेशों का पौधा है।
इसके बीज से तेल निकाला जाता है। इसमें ओमेगा 3 वसीय अम्ल काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? अलसी। अल्फा लिनोलेनिक अम्ल एक ओमेगा 3 वसीय अम्ल है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक 2 वसीय अम्लों में से एक है। लिनोलेइक अम्ल एक अन्य वसीय अम्ल है जो मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ये आवश्यक वसीय अम्ल मानव शरीर के अंदर उत्पन्न नहीं हो सकते और इन्हें आहार के माध्यम से ही ग्रहण करना होता है। तिलहनी फसलों में अधिकतम अल्फा लिनोलेनिक अम्ल अलसी में पाया जाता है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है। कैल्शियम और पोटेशियम। दूध में लगभग 87% जल पाया जाता है। इसके अलावा इसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम इत्यादि भी पाए जाते हैं। दूध को पूर्ण आहार कहा गया है, जो कि सभी अवस्थाओं के लिए सर्वमान्य भोजन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, विटामिन्स बलवर्धक तत्व हैं जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। कारण आर, विटामिन्स हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। ऑप्शन ए सही है, आर गलत है। विटामिन्स बलवर्धक तत्व हैं जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन्स कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। इनके स्रोत अनाज, हरी सब्जियां, फल, दूध, मांस इत्यादि हैं। हानिकारक बैक्टीरिया, विषाणुओं, कवकों इत्यादि को श्वेत रुधिराणु मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। कारण आर, मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं। ए सही है, आर गलत है। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, इसीलिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन द्वारा ग्रहण किए जाने की आवश्यकता होती है। मानव शरीर द्वारा विटामिन ए रेटिनॉल, B2 थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B5 पेंटोथेनिक अम्ल, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फॉलिक अम्ल, B12 साइनोकोबालैमिन, ई तथा के संश्लेषित नहीं किए जा सकते। मानव शरीर अधिकांश प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ में उपस्थित ट्रिप्टोफान नामक अमीनो अम्ल से विटामिन B3 का निर्माण कर सकता है। साथ ही मानव शरीर विटामिन डी का भी संश्लेषण कर सकता है। मानव शरीर हेतु आवश्यक अधिकांश विटामिन, खनिज तथा आहारीय घटकों को शरीर स्वयं पर्याप्त मात्रा में निर्मित नहीं कर सकता। इन्हें ही अनिवार्य सूक्ष्म पोषक कहते हैं। कथन ए, मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरीन और टायरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए। कारण आर, अनिवार्य एमिनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते। ये गलत है, आर सही है। अनिवार्य एमिनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते। ग्लाइसिन, सेरीन तथा टाइरोसिन अतात्विक एमिनो अम्ल हैं जो कि मानव शरीर में ही निर्मित होते हैं। स्तनियों में 20 प्रकार के एमिनो अम्ल में से 11 अतात्विक अनिवार्य एमिनो अम्ल होते हैं। शेष 9 को स्तनी भोजन से ही प्राप्त करते हैं। इन्हें तात्विक अनिवार्य अमीनो अम्ल कहते हैं। अतः अनिवार्य एमिनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं।
निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल उपस्थित है? सोयाबीन तथा पशुओं से व्युत्पन्न खाद्य पदार्थों जैसे दूध, अंडा, मछली तथा मांस में पाया जाने वाला प्रोटीन सभी अनिवार्य एमिनो अम्लों से युक्त होते हैं तथा इसे संपूर्ण प्रोटीन कहते हैं। सोयाबीन ऐसा एकमात्र गैर पशु व्युत्पन्न प्रोटीन का स्रोत है जिसमें सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। तो अतः विकल्प ए में दिए गए चावल को छोड़कर शेष 3 विकल्पों में दिए भोज्य पदार्थों में सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। शरीर की ऊष्मा का क्षय। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे मौजूद वसा शरीर की ऊष्मा के क्षय के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है, अर्थात यह शरीर ताप को बाहर निकलने से रोकती है और शरीर को वातावरणीय ताप के प्रभाव से बचाती है। यह वसा अस्तर शरीर को आकृति तथा प्लावकता प्रदान करने तथा गद्दी की भांति अंतरांगों की बाहरी दबाव एवं आघातों से सुरक्षा करने का भी कार्य करती है। निम्नलिखित में किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? वसा। वसा के चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। 1 ग्राम ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के पूर्ण ऑक्सीकरण से लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है। प्रोटीन। प्राणियों के जीवित पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है, किंतु कार्बनिक पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन सभी जीवित कोशिकाओं में मौजूद होता है। कथन ए, असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। कारण आर, असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक आबंध होता है। कथन ए सही है। असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। इसका व्याख्या है, असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं क्योंकि इनके अणुओं में किन्हीं कार्बन परमाणुओं के मध्य दोहरे बंध होते हैं, जिनके कारण सदैव तनाव रहता है। तनाव के कारण अनेक योगात्मक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। संतृप्त वसाओं में दोहरे बंध वाले वसा अम्ल नहीं होते हैं, अतः ये जोड़ों में ठोस या अर्ध ठोस हो जाती है। अधिकांश जंतु वसाएं संतृप्त होती हैं, जबकि पादप वसाएं असंतृप्त होती हैं, जिनसे वनस्पति घी हाइड्रोजन को अलग से मिलाकर तैयार की जाती है। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है बहु असंतृप्त वसा अम्ल। बहु असंतृप्त वसा अम्ल में अपघटन की दर काफ़ी तीव्र होती है, जिसके कारण संवहनीय क्रिया में ऑक्सीजन O2 के अधिक अणु ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य में संवहनीय क्रिया बढ़ जाती है। मछली में पाई जाने वाली वसा में सबसे अधिक बहु असंतृप्त वसा अम्ल पाया जाता है, जो कि मानव के लिए काफ़ी अच्छा पोषक तत्व है। आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञापित करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस वसा ट्रांस फैट्स नहीं होती। उसके इस अभियान का उपभोक्ताओं के लिए क्या अभिप्राय है? तीनों सही है। कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों से नहीं निर्मित किए जाते। कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेलों से नहीं निर्मित किए जाते। कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतया उपभोक्ताओं के हृदय वाहिका स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा।
ट्रांस वसा का उपभोग शरीर में खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता और अच्छे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, जो कि हृदय वाहिका के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचा सकता है। पशु उत्पन्न वसा तेल तथा हाइड्रोजनीकृत तेल दोनों ही ट्रांस वसा होते हैं। इस प्रकार प्रश्नगत तीनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन, ट्राइग्लिसराइड क्या है? यह एक वसा है। ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाले वसा का एक प्रकार है। हमारा शरीर भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं में संचित होता है। तो अगला चैप्टर है हमारा श्वसन तंत्र। इसको हम लोग अगले वीडियो में शुरू करेंगे, लेकिन इसके पहले एक सवाल है हमारा सबसे। सच में मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग में से वैसे कौन से स्टूडेंट हैं जिनको कि प्रश्न पत्र नहीं चाहिए एग्ज़ाम के पहले? तो आप हमें ये कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि आजकल हर स्टूडेंट ना क्वेश्चन ढूंढ रहा है। जिसको नहीं मिलता है तो वो हंगामा करता है, जिसको मिल जाता है तो वो आराम से एग्ज़ाम देता है क्वेश्चन आउट करवा के। तो चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से।